नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें विज्ञान एवं सारे जो भी जीएस में विषय हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस, साथ साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, आपको कोशिश करनी है कि सारे प्रश्नों को ध्यान से सुनना है, वीडियो को अंत तक देखना है और प्रश्नों को मेरे सॉल्व करने के पहले आपको खुद इनका आंसर बताना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के मध्य भी शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे, जिनका नाम था जैर बोल्सोनारो। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका सही हो जाएगा। अगर हम ब्राजील की राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और ब्राजील जो देश है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं तो रियल है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जैर बोल्सोनारो। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1942 में बना था, जिसको फर्मी ने बनाया था। तो इसमें आपका बी पार्ट सही हो जाएगा। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? फर्मी ने बनाया था 1942 में। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के समय या था तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था आचार्य जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी या था जीवट राम भगवान दास कृपलानी। इनसे संबंधित क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछा ही जाता है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। साथ ही साथ इनकी पत्नी जो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि भारतवर्ष में किसी भी प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के पद को इन्होंने सुशोभित किया था, जिनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बनता है, तो दोनों याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, हड्डी तोड़ ज्वर को डेंगू कहा जाता है। ठीक, इसको हड्डी तोड़ ज्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं उसमें दोस्तों मांसपेशियों, जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। इतना दर्द होता है, लगता है कि हड्डी टूट जा रही है, इसीलिए इसको हड्डी तोड़ ज्वर कहा जाता है। इसमें तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं शरीर में, मांसपेशियों, जोड़ों में, तो असहनीय दर्द होता ही होता है। तो दोस्तों, ये इसमें आपका डेंगू सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है, नदी के तट पर पौधे क्यों उगाए जाते हैं? तो दोस्तों, 4 आंसर हैं। बाढ़ को रोकने के लिए, छांव के लिए, सिल्टिंग अपर्दन को घटाने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिए। तो दोस्तों, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका जो होगा वो होगा सी पार्ट, अपर्दन को रोकने के लिए, सिल्टिंग अपर्दन को घटाने के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हीमोग्लोबिन है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑप्शन देखेंगे, पौधे के पत्तों में पदार्थ का रंग वो तो क्लोरोफिल होता है। रक्त के पदार्थ का रंग, तो दोस्तों रक्त के पदार्थ का जो रंग होता है उसे ही हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो रक्त को जो रंग प्रदान करता है। ठीक, और दूध में उपलब्ध यौगिक जो मस्तिष्क को संकेत संचार, तो ये वाले सब गलत हो जाएंगे। आपका बी पार्ट सही हो जाएगा, रक्त के पदार्थ का रंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में से अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है? नगद संचित अनुपात बढ़ाकर, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर, रेपो रेट घटाकर। तो दोस्त, और लास्ट आंसर दोनों 1 एवं 2। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा डी पार्ट, दोनों 1 एवं 2 दोनों सही हैं। नगद संचित अनुपात बढ़ाकर, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरसेन महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? तो दोस्तों, पहले आपको पता होगा कि भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसमें जो सबसे विशाल महाजनपद या सबसे शक्तिशाली महाजनपद की जिसे संज्ञा दी जाती थी वो था आपका मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी गिरिब्रज हुआ करती थी, बाद में राजगृह बनी, फिर पाटलिपुत्र कहलाने लगी। तो दोस्तों, सूरसेन महाजनपद भी उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी दोस्तों मथुरा थी। ठीक, मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वो सूरसेन महाजनपद में आता था, उसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, अग्न्याशय में, पित्ताशय में। दोस्तों, जो हिपेरिन होता है उसका उत्पादन यकृत में होता है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों? जैसे ही हमको अगर
घाव होता है शरीर में तो रक्त बाहर निकलने लगता है तो रक्त का थक्का जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है। उसका रीज़न ये होता है कि शरीर के अंदर हेपेरिन प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। तो दोस्तों ये शरीर के अंदर ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता है, मतलब जमने नहीं देता है, तो यह हेपेरिन का यही काम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रग्बी फुटबॉल में के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। ठीक, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। अब ये वाला क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य आपस में बहुत दूर दूर हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं अपसौर, अपसौर कहते हैं। अपसौर में पृथ्वी और सूर्य की दूरी मैक्सिमम हो जाती है, ये अपसौर कहलाता है। और ये किस दिन होता है दोस्तों? तो ये अपसौर की प्रक्रिया होती है वो होती है 4 जुलाई को। ठीक, अपने 4 जुलाई को होती है। ठीक, और अगर उपसौर किसे कहते हैं? तो उपसौर जो होता है दोस्तों उसमें पृथ्वी और सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है और उपसौर की स्थिति जो घटित होती है वो 3 जनवरी को, ठीक 3 जनवरी को होती है। ये अभी अपसौर हमने बताया 4 जुलाई को, इसमें दूरी मैक्सिमम होती है। ठीक, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच इसमें मिनिमम दूरी होती है जिसे उपसौर कहा जाता है। और जो विषुव की बात करते हैं दोस्तों, विषुव क्या होता है? विषुव में रात और दिन बराबर होते हैं। ठीक, अर्थात जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर ही चमकने लगता है, तो ना तो मतलब पृथ्वी के बीचों बीच होता है सूर्य, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की जो समय होता है वो बराबर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कब होती है दोस्तों? तो ये 20 मार्च और 22 और 23 सितंबर, 22 या 23 दोनों में से एक होगा, सितंबर को ये प्रक्रिया होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ संसद का नाम पूछा गया कि नीसेट किस देश की? दोस्तों इस तरह प्रकार के क्वेश्चन आते हैं संसदों के, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। नीसेट किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों इजराइल की संसद को कहा जाता है नीसेट। अगर हम बात करें नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नॉर्वे की संसद को कहा जाता है स्टॉर्टिंग, स्टॉर्टिंग। ठीक, स्टॉर्टिंग कहा जाता है नॉर्वे की संसद को। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं, यहाँ आपका आंसर तो हो जाएगा इजराइल। ठीक, नीसेट। और अगर हम बात करते हैं स्वीडन की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्वीडन की संसद को कहा जाता है रिक्सडॉग। ठीक, रिक्सडॉग। और अगर हम बात करते हैं स्पेन, स्पेन की संसद को क्या कहा जाता है? दोस्तों स्पेन की संसद को कहा जाता है कॉर्टेक्स। ठीक, कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो ये चारों क्वेश्चन आप आंसर याद कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाल्टेयर थे, तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वाल्टेयर कौन थे? एक ग्रीक दार्शनिक, एक ब्रिटिश वकील, एक फ्रांसीसी लेखक तथा दार्शनिक, एक अमेरिकी न्यायविद। तो दोस्तों ये दार्शनिक थे, कहाँ के थे? ये फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक थे। ठीक, तो वाल्टेयर आपके फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है डीडीटी किस रसायन का नाम है जिसका उपयोग किसी रसायन का नाम है डीडीटी, कोई रसायन है। अब पूछ रहा है कि जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रतिरोधी के लिए, कीटनाशी के लिए, प्रतिजैविक के लिए, उर्वरक के लिए। तो दोस्तों डीडीटी जो होता है एक कीटनाशक होता है। ठीक, इसका प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। और डीडीटी का अगर हम दोस्तों फुल फॉर्म की बात करें डीडीटी, तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। ठीक, तो आप इसको याद रख लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा हुआ है टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला प्रवृत्ति मार्ग है? तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। जो टोंगुप दर्रा है दोस्तों वो अगर हम उसकी बात करें तो ये म्यांमार के पश्चिमी भाग में पाया जाता है और ये भारत को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है टोंगुप दर्रा। ठीक, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी पार्ट, म्यांमार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका अगर हम उसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था लुई 16वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। और ये 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यूरोपीय शक्ति कब कब भारत आई, कौन कब आई, तो दोस्तों याद करने का तरीका होता है PDEDF, PDEDF ये आपको याद करना। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर इसके बाद कौन आए? डच आए, फिर आए
इसके बाद इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, फिर इसके बाद आपके आए हैं फ्रांसीसी, यानी सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। दोस्तों इनकी पूछी जाती है इन्होंने जो फैक्ट्री स्थापित की, कारखाने स्थापित किए, किसने कहाँ पर पहले किए। तो दोस्तों हम अगर बात करें पुर्तगालियों को, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी, ठीक। और अगर हम बात करें डचों की, तो डचों जो थे वो दोस्तों नीदरलैंड के निवासी कहलाते थे और उनकी कंपनी का नाम था नीदरलैंड की यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। और डचों ने सबसे पहले दोस्तों मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी बनाई थी, ठीक, मसूलीपट्टनम में। और अंग्रेजों की बात करें तो दोस्तों अंग्रेजों का तो बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है, तो इन्होंने पहली अपनी फैक्ट्री बनाई थी सूरत में, ठीक, सूरत में बनाई थी। और दूसरी फैक्ट्री फिर इन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाई थी, दक्षिण भारत की बात करें, लेकिन पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में बनाई थी। और हम अगर डेनिश की बात करें तो दोस्तों इन्होंने श्री रामपुर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, श्री रामपुर में। और फ्रांसीसियों की बात करें तो दोस्तों फ्रांसीसियों ने भी, जहाँ पर अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री बनाई थी सूरत में, वहीं पर फ्रांसीसियों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सबसे पहले कौन आया और सबसे बाद में कौन गए थे। जो पुर्तगाली थे दोस्तों, भारत देश में सबसे पहले इन्हीं का आगमन हुआ था। वास्को डी गामा सबसे पहले आया हुआ था, पुर्तगाली था। फिर जो सबसे बाद में गए वो भी पुर्तगाली थे दोस्तों। ये 1960 के बाद में युद्ध किया गया था, वहाँ से इनको खदेड़ा गया था, गोवा से इनको भगाया गया था। तो पुर्तगाली जो थे सबसे पहले आए हुए थे और सबसे बाद में गए थे दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है साइंस का, वान डे, ये वान से नहीं, ये वान डे होता है, वान डे ग्राफ, वान डे ग्राफ होता है। तो वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए, बृहत धारा जनन के लिए, विद्युत क्षेत्र जनन के लिए, उच्च आवृत्ति वोल्टता जनन के लिए। तो दोस्तों वान डे ग्राफ जनित्र जो होता है उसका कार्य होता है आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रॉफियों से संबंधित क्वेश्चन तो बार बार पूछे ही जाते हैं, कौन सी ट्रॉफी कहाँ किससे संबंधित होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संतोष ट्रॉफी संबंधित है। तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी किस चीज़ से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की एक टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल की एक ट्रॉफी होती है। तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है, इसमें आप याद कर लीजिए, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अब ये वाला क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है किसी झील की जिसकी ऊपरी सतह हिमशीतित होकर बर्फ बन गई हो, तली पर जल का तापमान लगभग क्या होगा। तो सेल्सियस में बताना है। तो तली पर क्या, ऊपर बर्फ जम गई है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब जम जाती है। और ये मान के चलो एक झील है, अभी हम इसको बताते हैं। तो यहाँ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये पूछ रहा कि यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि दोस्तों आपको एक जल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है पानी की कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो डेंसिटी होती है, पानी का जो घनत्व होता है वो सब सर्वाधिक होता है, यानी सबसे ज़्यादा सघन हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। देखा जाए तो बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ की डेंसिटी एक 4 डिग्री सेल्सियस के पानी की डेंसिटी से कम होती है, ठीक, कम सघन होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस में पानी सबसे ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि दोस्तों जब जाड़ा होता है, जाड़ा के मौसम आते हैं तो झीलें ऊपर जम जाती है, लेकिन नीचे ये 4 डिग्री सेल्सियस का पानी ही बना रहता है और ये जमता नहीं है, जिस कारण जो मछलियाँ वगैरह होती हैं वो जिंदा बनी रहती है। ऐसा इसलिए होता है, मान के चलो एक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है कहीं का, ठीक, यानी पानी वहाँ का 10 डिग्री सेल्सियस है। अब जैसे टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले ऊपर पानी जो होगा झील का, वो ऊपर का पानी सबसे पहले ठंडा होगा, नीचे का बाद में होगा। तो ऊपर का ठंडा 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 होता चला जाएगा और 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। तो ये जो 4 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा जो सघन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला हो जाएगा, तो ये भारी होगा, तो ये तली में जाने लगेगा। और जो नीचे का पानी होगा जो ज़्यादा टेम्परेचर का होगा, क्योंकि वो हल्का रह जाएगा ना, तो वो तली के ऊपर आने लग जाएगा, ठीक, तली पे मतलब झील की सतह पे आने लग जाएगा। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरी झील का पानी 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे समान सघनता हो जाएगी पानी की। अब ऊपर का पानी जो होगा वो जमने लगेगा, अब उसकी डेंसिटी हो जाएगी कम, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस नीचे जैसे ही जाएंगे तो पानी की सघनता कम हो जाएगी, हल्का रहेगा। तो वो दोस्तों कम डिग्री सेल्सियस का पानी ऊपर ही बना रहेगा और जो 4 डिग्री सेल्सियस का पानी भारी होने के कारण नीचे बना रहेगा, नीचे का पानी नहीं जमेगा और झील के ऊपर की पानी जम जाएगा। तो दोस्तों ये इसका याद करने का तरीका था, ऐसे ही इसको समझना है। तो आपको ये याद रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस जो तली का पर जल का तापमान होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए।
अनटू द लास्ट अल बलाग आकाश काबलीवाला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों जो कहानी लिखी है उसका नाम है काबलीवाला। ये काफ़ी फेमस इनकी कहानी है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस में अपमिश्रण के कारण ड्रॉपसी रोग होता है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस समय ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला क्वेश्चन है। ड्रॉपसी रोग काफ़ी एग्जामों में पसंद किया जा रहा, पूछा भी जा रहा। तो जो सरसों का तेल है दोस्तों उसमें मिलावट की जाती है। इसमें क्या होता है, सरसों के तेल में जैसे आर्जिमोन का तेल मिला दिया जाता है, साइनाइड की मिलावट कर दी जाती है। तो दोस्तों वो उसके कारण ड्रॉपसी रोग होता है। आप जान लेते हैं ड्रॉपसी रोग होता क्या है। तो दोस्तों ड्रॉपसी रोग में मिलावटी सरसों का तेल का प्रयोग करने से जो मनुष्य का जिगर होता है, पित्ताशय होता है, गुर्दे होते हैं, हृदय होते हैं, आदि अंग कमजोर हो जाते हैं। इतने कमजोर हो जाते हैं कि मनुष्य जो साधारण पानी भी पीता है ना दोस्तों, तो वो भी नहीं पचा पाता है। तो पाचन तंत्र एकदम हो जाता है नष्ट। तो वही होता है दोस्तों ड्रॉपसी रोग। इसमें शरीर के जो मुख्य अंग अवयव होते हैं वो मतलब कमजोर होते चले जाते हैं। और जो ये रोग कैसे होता है, तो ये सरसों के तेल में मिलावट जो गंदगी होती है उसके कारण जो मिलावट की जाती है। किस किस की मिलावट? आर्जिमोन का तेल और साइनाइड के तेल की मिलावट की जाती है, उसी कारण ये ड्रॉपसी रोग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ बात करी गई है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था दोस्तों। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था 1920 में। कब? 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए अंगुली छाप शोध केंद्र अवस्थित है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शोध संस्थान की बातें यहाँ पर करी जा रही है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? डीएनए फिंगरप्रिंट जो है हैदराबाद में अपने देश में स्थित है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बात करी गई है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोगी साधन क्या है? अल्टीमीटर, फैदोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर। तो दोस्तों फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई मापते हैं, अल्टीमीटर से हम मापते हैं ऊंचाई। ठीक, तो यहाँ पर फैदोमीटर आपका आंसर हो जाएगा जिससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की बात करी गई है, क्योंकि दोस्तों 2020 में पहले तो आपको ये रखना है कि जो टेनिस टूर्नामेंट होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं मतलब विश्व में। तो कौन कौन से होते हैं इसको याद करने का दोस्तों ऐसे अफवाह याद करके आप इसको याद कर सकते हैं। और इसी क्रम में होते हैं, देखो आ से हो गया ऑस्ट्रेलियन, फा से हो गया फ्रांस, वा से हो गया विंबलडन, और अफवाह है, और लास्ट में यूएसए टूर्नामेंट जो होता है यूएसए ओपन टूर्नामेंट। ठीक, तो आ से हो गया ऑस्ट्रेलियन, फा से फ्रांस, विंबलडन और यूएसए, इसी क्रम में होता है। सबसे पहले जनवरी की माह में जो खेला जाता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इस वर्ष कोरोना वायरस की वजह से बाकी सब टूर्नामेंट तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हुआ है तो इसके सारे मतलब जो खेल खेले जाते थे, जो सिंगल पुरुष एकल खेला जाता, महिला एकल खेला जाता था, पुरुष डबल, महिला डबल और मिक्स सिंगल, मिक्स डबल, इस तरह जो खेले जाते थे मिक्स डबल, तो वो सारे खेल हो गए। उनके जो विजेता हैं वो भी निकल के आ गए हैं। तो दोस्तों जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं वो सिंगल पे भी बनते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 2020 के पुरुष एकल के खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक, और ये कहाँ खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, क्योंकि ये यही टूर्नामेंट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से बनता है। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जो कि सबसे पहले खेला जाता है ग्रैंड स्लैम टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में, उसका खिताब जो जीता है वो जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब अगर हम बात करें तो दोस्तों ये अमेरिका की रहने वाली सोफिया केनिन, इन्होंने जीता है। और दोस्तों ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। ठीक, सोफिया केनिन है। तो ये इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। तो आपको याद रखना सोफिया केनिन अमेरिका की रहने वाली हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जीता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है किसे वित्त सचिव के रूप में नामित किया गया। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव के रूप में मनोनीत किया गया है, जो कि कैबिनेट मीटिंग हुई थी, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की मीटिंग, उसमें ये निर्णय लिया गया जिसमें अजय भूषण पांडे को वित्त सचिव के रूप में नॉमिनेट किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया। तो कोविड-19 तथा कोरोना वायरस की बात करी जा रही है दोस्तों। तो जो कोविड-19 को महामारी के रूप में WHO ने घोषित किया है। WHO का नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जिसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रागनी लोकगीत कहाँ का है। दोस्तों ये अभी
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो रागनी लोकगीत है वो दोस्तों हरियाणा का लोकगीत है, रागनी लोकगीत हरियाणा का लोकगीत है। तो इस प्रकार आप देखते हैं, तो ये आपके दोस्तों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। अब आपको देखना है कि आपने इसमें कितने सॉल्व कर पाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो ऐसे ही ले लिया गया। सारे क्वेश्चन जो हैं रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, अभी आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे करीब ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे रेलवे के एग्जाम्स के और अच्छे किस्म के क्वेश्चन रखे जाएंगे, जो एकदम आसान भी नहीं रहेंगे और एकदम टफ नहीं रहेंगे। ठीक, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।